हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत वर्तमान में हम बैटरी चैप्टर को देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने सिल्वर ऑक्साइड बैटरी को देखा था। इसके साथ ही साथ बैटरी आवेशन की विधियां यानी मेथड्स ऑफ बैटरी चार्जिंग देखा था। हमने देखा था बैटरी के चार्जिंग को हम अलग अलग मेथड के आधार पर 3 आधारों पर अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा था विद्युत सोर्स के आधार पर, फिर हमने देखा था करंट कंट्रोल के आधार पर, और थर्ड था हमारा सिचुएशंस के आधार पर बैटरी आवेशंस की कितनी विधियां हो सकती हैं। इन सारी विधियों के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशंस हमने देखे थे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट पोर्शन में देख रहे हैं कि किसी बैटरी का केयर और मेंटेनेंस किस प्रकार करना चाहिए ताकि बैटरी अच्छी इफ़िशियंसी के साथ लॉन्ग टाइम तक यानी लंबी लाइफ के साथ सर्विस प्रोवाइड कर सके। ठीक है, बैटरी की इफ़िशियंसी अच्छी बनी रहे, उसमें कोई ख़राबी ना आए और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चले। इसके लिए हमें समय समय पर उस बैटरी की केयरिंग व मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। उसे हमें करते रहना चाहिए। इससे बैटरी का कार्य और उसकी परफॉर्मेंस दोनों ही इम्प्रूव होती है। ठीक है, हालांकि कई बार बैटरी के प्रयोग करते समय लापरवाही की वजह से हम इन कार्यों को थोड़ा सा महत्व तो नहीं देते या भूल जाते हैं और बैटरी हमारी अपनी जो हाईएस्ट एफिशिएंसी है उसको शो नहीं कर पाती। ठीक है, तो अगर हम लेड एसिड सेल्स की बात करें तो लेड एसिड सेल्स के अंतर्गत हमें कई सारे बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि इन सेलों को सदैव दिष्ट धारा यानी कि डीसी सप्लाई के द्वारा सही पोल्स के समायोजन के साथ ही चार्ज करना चाहिए। अर्थात अगर हमें लेड एसिड सेल्स को चार्ज करने हैं तो सबसे पहली बात डीसी सप्लाई का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद जो इनके टर्मिनल्स हैं उनका सही संयोजन करना चाहिए, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आवेशक के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आवेशक के नेगेटिव टर्मिनल के साथ ही अटैच करना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार से हम सही कनेक्शन के द्वारा आवेशण कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेल को उचित निर्धारण दर यानी एक प्रॉपर जो पावर रेटिंग सिस्टम है उसी से आवेशित करना चाहिए। सेल को कभी भी अति आवेशित नहीं करना चाहिए और ना ही कम। कई बार कुछ लोग को सेल्स को कई घंटों तक लगातार आवेशण शोर से लगाए रखते हैं, हालांकि ये उचित नहीं है और आवेशण को हमें एक प्रॉपर मैनर में प्रॉपर रेटिंग के साथ ही करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेल को कभी भी अति विसर्जित भी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारी बैटरी पूरी तरह से लो नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आवेश बचा होना चाहिए, उससे पहले ही हमें उसे आवेशित कर लेना चाहिए। ठीक है, सेल के विसर्जित हो जाने के पश्चात यानी जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो जहाँ तक संभव हो उसे अतिशीघ्र पुनः आवेशित कर लेना चाहिए। ठीक है, यानी सेल के डिस्चार्ज होने के पश्चात उसे जितनी जल्दी संभव हो सके हमें आवेशित यानी कि चार्ज कर लेना चाहिए। अर्थात जो लेड एसिड सेल है इसको हमें 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, 1.8 वोल्ट से नीचे इसे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए। इसके अलावा सेल को अधिक समय तक डिस्चार्ज कंडीशन में भी नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अगर सेल हमारा डिस्चार्ज हो गया है तो उसे बहुत ज़्यादा समय तक डिस्चार्ज पोजीशन में नहीं रखना चाहिए, उसे अति शीघ्र जितना जल्दी संभव हो सके चार्ज करना चाहिए। ठीक है, सेल को आवेशित करते समय अथवा आवेशन के ठीक पश्चात कभी भी उसके निकट प्रज्वलित ठीक है लाइट सोर्स नहीं ले जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कई बार बैटरी चार्ज हो रही है तो वहाँ हमें आसपास कोई ज्वलनशील चीज़ें जलाते हुए या फिर जलती हुई अवस्था में नहीं रखना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सेल को आवेशित करते समय यानी चार्ज करते समय अथवा आवेशन के पश्चात ठीक है हमें ये इस बात को जांचना चाहिए कि हमारी जो बैटरी है वो पूर्ण रूप से प्रॉपर स्टैंडर्ड में चार्ज हुई है कि नहीं। ठीक है,
सेल का तापमान किसी भी स्थिति में 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहिए, यानी जो आपकी बैटरी है उसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना होने पाए। ठीक है। इसके अलावा सेल को सदैव शुष्क एवं स्वच्छ स्थान यानी ड्राई एंड कूल पैलेस पर ही रखना चाहिए। उस स्थान का तापक्रम 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी जो सेल है उसको ड्राई व क्लीन पोजीशन पर रखें और ध्यान रहे कि उस स्थान का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो पाए। ठीक है। सेल को भट्ठी यानी कि फर्नेस तथा आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर अर्थात आग पानी वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। जो हमारी बैटरी है इसको आग पानी वाले स्थान से दूर रखना चाहिए। ठीक है। सेल को कभी कभी कुछ अधिक आवेशित कर लेना चाहिए, यानी बीच बीच में, हमेशा नहीं, आप कॉन्टीन्यूसली ऐसा ना करें, पर कभी कभी बीच में उसे ओवरचार्ज, हालांकि बहुत ज़्यादा ओवरचार्ज नहीं, थोड़ा सा ओवरचार्ज, कुछ अधिक आवेशित कर लें ताकि प्लेटों पर जो सल्फेट यानी SO4 जम जाता है वो छूटकर हट जाए। ठीक है। तो जब लेड एसिड सेल को आप आवेशित करते हैं तो कभी कभी बीच बीच में उसे थोड़ा सा अधिक मात्रा में चार्ज करें ताकि उसके प्लेट्स पर जमे हुए सल्फेट वहाँ से निकल जाएं। ठीक है। इसके अलावा सेल के आवेशन के समय हमें बेंड प्लग को ढीला रखना चाहिए ताकि सेल के अंदर जो गैसें उत्पन्न हो रही हैं वो आसानी से बाहर निकल सकें। ठीक है। इसके अलावा सेल कक्ष यानी जो बैटरी रूम है वो फुली वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से रोशनदान युक्त होनी चाहिए। सेल को आवेशित करते समय सभी रोशनदान खुले रखे जाइए ताकि दुर्घटना के समय सुरक्षा गुण यानी जो सेफ्टी फैक्टर हैं वो इम्प्रूव हो सकें, अर्थात अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो आसानी से वहाँ से बचा जा सके। ठीक है। सेल में विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का तल अर्थात लेवल प्लेटों से कम 2.5 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए, यानी जो हमारी प्लेट्स हैं उनसे कम 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल। ठीक है। अर्थात प्लेटें सदैव विद्युत अपघट्य में डूबी रहनी चाहिए तथा वायु के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। ठीक है। यानी जो हमारी प्लेट्स हैं इनके कांटेक्ट में एयर नहीं आना चाहिए। ठीक है। सेल में वाष्पीकरण के साथ साथ विद्युत अपघट्य की कमी हो जाने पर, क्योंकि सीधी सी बात है ये लगातार चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट हैं ये वेपोराइज होते हैं जिससे इनकी वैल्यू मात्रा कम हो जाती है। तो इनको पूरा करने के लिए केवल आशुद्ध जल यानी डिस्टिल्ड वाटर ही मिलाकर क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और शुद्ध एवं रंग रंगित रहित गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड आवश्यकता अनुसार मिलाना चाहिए। विद्युत अपघट्य तैयार करते समय यानी इलेक्ट्रोलाइट प्रिपेयर करते समय अम्ल में पानी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि पानी में अम्ल को धीरे धीरे पात्र की सतह से डालकर इलेक्ट्रोलाइट तैयार करें। ठीक है। यानी हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारा एसिड है H2SO4 उसमें डायरेक्ट वाटर ना डालें, बल्कि पानी का मात्रा लें, उसमें धीरे धीरे H2SO4 डालना चाहिए। ठीक है। सेल को सभी प्रकार की अशुद्धियों तथा सभी निरर्थक बाहरी पदार्थों जैसे कि धूप, धूल, वर्षा, ओला, पानी, लोहे के कण, भारी भार इत्यादि से दूर रखना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेल है, ठीक है, उसके सभी पार्ट्स जैसे कि ढक्कन आदि को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कई बार देखने में आया है कि जो बैटरीज होती हैं उनमें इतने ऊपर उनकी धूल या गंदगियां जमी हुई होती हैं कि उसमें पहचान में नहीं आता इसके टर्मिनल्स के साइड में है। ठीक है। तो फ़िलहाल अपने बैटरीज की प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सेल के सभी संबंधनों यानी कि जो जॉइंट्स हैं, जॉइनिंग्स हैं तथा सिरों यानी टर्मिनल्स को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। सेल के सभी कनेक्शंस को सही सलामत यानी राइट एवं टाइट, राइट का मतलब सही टर्मिनल्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए और टाइट होने चाहिए यानी कनेक्शंस ढीले नहीं होने चाहिए। ठीक है। सेल का विद्युत अपघट्य पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए और सेल को प्रयोग रहित यानी जब कार्य ना कर रहे हों
उस अवस्था में भी सदैव आवेशित रखना चाहिए। जैसे कई बार होता है बैटरी हम यूज नहीं कर रहे होते हैं तो उसे 2-2 महीने रख देते हैं, आवेशित नहीं करते, चार्ज नहीं करते। हालांकि ये गलत बात है। अगर हमारी बैटरी यूज में नहीं आ रही है, अभी हम उससे उपयोग नहीं कर रहे, तो भी उसे समय समय पर हमें आवेशित करते रहना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जब सेल को प्रयोग में ना लाया जा रहा हो, अर्थात वो निरर्थक रखी हुई है, तो सेल को समय समय पर मंदन आवेशन यानी ट्रिकल चार्जिंग पर लगाते रहना चाहिए, ताकि खुला परिपथ यानी जो ओपन सर्किट लॉस है और लीकेज है इत्यादि की क्षतिपूर्ति होती रहे। ठीक है। सेल के सिरों को लघुपथित यानी शॉर्ट सर्किटेड होने से बचना चाहिए। कई बार ये लोहे की या कोई ऐसी पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन्स या करंट आसानी से फ्लो हो सके, वो सेल के टर्मिनल्स पर पड़ जाने से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो इस अवस्था से भी हमें बच के रहना चाहिए। ठीक है। यानी सेल में हमारा कोशिश करना चाहिए किसी प्रकार की शॉर्ट सर्किटिंग ना होने पाए। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिससे हमारा जो बैटरी है इसकी इफ़िशियंसी, इसकी लाइफ दोनों ही इम्प्रूव होती है। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने देखा अभी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो आप जानते हैं कि जो हमारी पावर सप्लाई है बैटरी से ये थोड़ी कम होती है, पर अगर हमें अधिक मात्रा में पावर सप्लाई की आवश्यकता है तो हम इन सेल्स को सीरीज अथवा पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पावर्स को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो जब किसी बैटरी के सेल का धनात्मक सिरा, ठीक है, जब किसी बैटरी के सेल का धनात्मक सिरा आने वाले या उसके आगे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है, तब सेलों के इस समायोजन को सेलों का श्रेणी संयोजन अथवा श्रेणी बैटरी कहा जाता है। ठीक है। यानी जो हमारे सेल्स हैं, बैटरियां हैं, इनका अगर 2 बैटरी या 3 बैटरी जितनी भी हैं, उनमें से एक बैटरी का पॉजिटिव सिरा उसके अगले वाले बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा जाए तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी संयोजन कहा जाता है। ठीक है। सेलों के श्रेणी संयोजन में बैटरी का जो संपूर्ण ईएमएफ है वो प्रत्येक सेल के ईएमएफ का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी प्रत्येक सेल का जो ईएमएफ होगा उन सभी के ईएमएफ के जोड़ के बराबर होगा सारी सेल्स का ईएमएफ। ठीक है। हालांकि बैटरी का जो संपूर्ण डिस्चार्ज करंट है वो प्रत्येक व्यक्तिगत सेल के लिए डिस्चार्ज करंट से अधिक नहीं होता है। तो मान लेते हैं अगर n = नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं और स्मॉल r प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है तथा कैपिटल R बाहरी परिपथ का प्रतिरोध है, तब सेल का संयोजन कुछ इस प्रकार हो जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है। ध्यान से देखें, इसमें 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल और आगे n नंबर ऑफ सेल्स लगे हैं। इसमें ध्यान से देखें, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और इस प्रकार हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन तैयार होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा आगे इससे। तो अभी हमने कहा इस प्रकार सीरीज कनेक्शन में जो टोटल ईएमएफ होता है वो इंडिविजुअल सेल्स के ईएमएफ की अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। तो यहाँ जो टोटल ईएमएफ हैं हो जाएंगे E1 + E2 + डॉट डॉट करके। अब अगर मान लेते हैं प्रत्येक सेल का ईएमएफ कैपिटल E है और नंबर ऑफ सेल्स स्मॉल n है, तो टोटल ईएमएफ हमें मिल जाएगा, टोटल ईएमएफ = n × E। ठीक है। इसी प्रकार इनका कुल आंतरिक प्रतिरोध अगर निकालें तो सारे प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे और वो हो जाएगा स्मॉल n × स्मॉल r। ठीक है। टोटल आंतरिक प्रतिरोध। और परिपथ का अगर हम कुल प्रतिरोध निकालें तो परिपथ के बाहरी यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R लगा है और सभी सेल्स को सीरीज में जोड़ने के पश्चात जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिला है वो n × स्मॉल r मिला है। तो अगर इस सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो वो मिल जाएगा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना मिल रहा है? स्मॉल n × R और बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R।
तो दोनों को हम अगर योग कर दें, सम कर दें, तो हमें मिल जाएगा कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। तो इस प्रकार से हमें उस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम परिपथ से प्रवाहित धारा आसानी से निकाल सकते हैं। धारा हम जानते हैं क्या होती है, I इक्वल्स टू EMF अपॉन रजिस्टेंस या वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज क्या है, N इंटू कैपिटल E, और टोटल रजिस्टेंस क्या है, R प्लस NR। तो इस फार्मूले में अगर हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें तो हमें उस परिपथ से प्रवाहित धारा की वैल्यू आसानी से प्राप्त हो जाएगी। जहाँ I क्या है, I इक्वल्स टू आ जाएगा बैटरी का EMF जो मिला N इंटू कैपिटल E अपान बैटरी यानी परिपथ का प्रतिरोध जो मिला कैपिटल R प्लस N इंटू स्मॉल r। तो इस प्रकार से हमें धारा यहाँ से देखने को मिल जाएगी। I इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू ई अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमें करंट मिलेगी जब सेल्स को हम सीरीज कनेक्शंस में या श्रेणी संयोजन में जोड़ते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ कुछ केसेस हैं। अब मान लेते हैं जो स्मॉल r है ये वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है कैपिटल R से, अर्थात आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है। तो स्मॉल r की वैल्यू टेंडिंग टू 0 हो जाएगी और यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो I मिलेगा करंट वो मिल जाएगा I इक्वल्स टू, यहाँ से देखें E अपॉन R, क्योंकि कैपिटल R की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा E अपॉन R। अर्थात इस अवस्था में परिपथ में जो कुल धारा होगी वो इंडिविजुअल सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास केस 2। अगर कैपिटल R ज़्यादा हो तो बात उल्टी हो जाएगी। अब इस अवस्था में जो हमारी धारा होगी, इस अवस्था में जो धारा प्राप्त होगी वो इंडिविजुअल सेल से प्राप्त धारा का n टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो हमें उस परिपथ से बहुत ज़्यादा मात्रा में करंट मिल सकती है, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो परिपथ से कम मात्रा में करंट मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमारी ये सेल्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं तो हमें इस प्रकार से चीज़ें मिल जाएंगी। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जिस प्रकार से हम कैपेसिटर्स का संयोजन करते हैं पैरेलल अवस्था में, उसी प्रकार सेल्स भी जोड़े जाते हैं। इनमें भी पॉजिटिव सिरों को एक साथ और नेगेटिव सिरों को एक साथ जोड़ देते हैं। तो सेलों के इस समांतर संयोजन में बैटरी के धनात्मक सिरों को एक साथ और ऋणात्मक सिरों को एक साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये ध्यान से देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी के समांतर संयोजन में यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ इंडिविजुअल बैटरीज के लिए समान होगा। ठीक है, और सभी इंडिविजुअल सेल्स की ईएमएफ आपस में बराबर होगी। अब मान लेते हैं हमारे पास m नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो इनका जो टोटल ईएमएफ होगा वो कैपिटल E के बराबर होगा जो सबके लिए समान होगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r अपॉन m होगा, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं उनकी संख्या से डिवाइड हो जाएगा। परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारे पास आ जाएगा कैपिटल बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध हमारे पास कैपिटल R है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r प्लस m है, क्योंकि जब सेल्स को हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, इस प्रकार परिपथ में प्रवाहित धारा हमें मिल जाएगी I इक्वल्स टू E अपॉन R, और यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन m। अब यहाँ फिर वही कंडीशन, दो शर्तें हैं हमारी। केस 1, अगर कैपिटल R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए और स्मॉल r अपॉन m से, तो स्मॉल r अपॉन m टेंडिंग टू 0 हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये टेंडिंग टू 0 होंगे तो हमें जो धारा मिलेगी I वो कैपिटल E अपॉन R, अर्थात परिपथ से धारा जो मिलती है वो एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। ठीक है, यानी अगर आंतरिक प्रतिरोध को हम नेगलेक्ट कर दें या उसे बहुत कम मान लें तो हमें जो परिपथ से धारा मिलेगी वो इंडिविजुअल सेल से प्राप्त हुई धारा के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए केस 2। अगर हमारी आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अब यहाँ 0 होगा। ठीक है, और इस प्रकार से जो हमें करंट प्राप्त होगी वो मिल जाएगी I इक्वल्स टू E अपॉन स्मॉल r अपॉन स्मॉल m। ठीक है, तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखें,
इस प्रकार परिपथ में प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा का m टाइम्स होगा। कितना होगा? m टाइम्स होगा, अर्थात जितने सेल्स हैं उतने टाइम्स हो जाएगा। यानी यहाँ जब हमारा आंतरिक प्रतिरोध अधिक होगा तो इनका जो इक्विवेलेंस आ जाएगा वो कम होगा और हमारा फाइनल जो करंट होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है। अतः जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक हो तब बैटरी से अधिक धारा प्राप्त करने के लिए उन्हें हमें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। ठीक है। यानी अभी हमने जो डिस्कशन किया इसमें पता चला कि अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो उनसे हमें अधिक करंट प्राप्त करने के लिए उनका संयोजन किस में करना चाहिए? समांतर क्रम में करना चाहिए। और अगर बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम है, ठीक है, तो हमें उनसे अधिक धारा प्राप्त करने के लिए श्रेणी संयोजन करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हमने इसमें केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड सेल्स देखा। इसके अलावा सेल्स का सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस भी देख लिया। हमें पता चला कि जब हमारे सेल्स जो हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू कम है, बहुत कम है, तो उनसे अधिक मात्रा में धारा प्राप्त करने के लिए हमें सीरीज कनेक्शन को अप्लाई करना चाहिए। और अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हमें उनसे अधिक मात्रा में करंट प्राप्त करने के लिए सेलों का समांतर संयोजन करना चाहिए। ठीक है। फिर से सुन लीजिए, अगर जो सेल्स हैं, जो बैटरीज हैं, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और उनसे हमें धारा अधिक प्राप्त करना है तो कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। और अगर सेल्स के आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू अधिक है, अगर आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू कम तो सीरीज कनेक्शन, और अगर आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू ज़्यादा तो समांतर कनेक्शन करना चाहिए, यानी समांतर संयोजन करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार हमने सेलों का समूहीकरण यानी कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ सेल्स देखा, जिसमें मुख्यतया दो कनेक्शन, सीरीज और पैरेलल। ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अपने अध्ययन को जारी रखें और लगातार मेहनत करें। थैंक यू सो मच।